नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पर कोई चर्चा नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख नहीं। तो सवाल ये उठे कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव अगर 2009 में एक साथ हुआ, 2014 में एक साथ हुआ, 2019 में एक साथ हुआ, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ। और अगर पिछले चुनाव की बात करें 2019, तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में चुनाव 21 अक्टूबर को हुए थे, वोटिंग 21 अक्टूबर को हुई थी और 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे। उस हिसाब से देखें तो हरियाणा का चुनाव 1 अक्टूबर को हो रहा है, मतलब 20 दिन पहले हो रहा है, प्रीपोन किया गया, और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का कोई अता पता नहीं। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लगातार इसकी एडवोकेसी हो रही है कि बार बार इलेक्शन से सरकार के खजाने पर खर्च का बोझ पड़ता है, और एक दिन बाद ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। तो दो राज्य जिनका चुनाव लगातार साथ होता रहा है, उसमें से एक राज्य को छोड़ दिया जाता है। और तो और उपचुनाव कई सीटों पर, जिसमें यूपी की 10 सीटें हैं, क्योंकि वहां से सांसद चुनकर आए, 9 सीटों पर जो अखिलेश यादव से लेकर तमाम ऐसे विधायक जो सांसद बन गए, वहां उपचुनाव होने, कुछ और उपचुनाव होने, उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 3 दौर में चुनाव, हरियाणा में 1 दौर चुनाव, फिर उपचुनाव कहां, और महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन है, या पॉलिटिकल कोई वजह है, पॉलिटिकल रीजनिंग है, या प्रधानमंत्री मोदी को कोई इसी तरह की आशंका है कि महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा वक्त चाहिए, या पहले वाटर टेस्टिंग हरियाणा में करना चाहती है बीजेपी, या सरकार के हरियाणा का क्या नतीजा आता है उसके बाद उपचुनाव देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे। हालांकि जब मैं ये बोल रहा हूं तो कुछ लोग कहेंगे भाई चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है, इसमें मोदी जी और बीजेपी और सरकार क्यों ला रहे हैं? लेकिन ये कहने की बात है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है, क्या रिश्ता है और क्या कनेक्शन है, कैसे तारीखों के पीछे क्या कहानियां होती है, सब आप समझते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, अशोक वानखेड़े जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, मराठी भी हैं, और अनुराग चतुर्वेदी जी महाराष्ट्र में दशकों से रहते हैं, महाराष्ट्र को बहुत करीब से समझते हैं, इसलिए खास तौर से मैंने उन दोनों को आमंत्रित किया। समझे उनसे कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कंपल्शन है, ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या मजबूरी है, या ऐसी कोई बड़ी बात है क्या इसके पीछे? अशोक वानखेड़े कि महाराष्ट्र जिसका चुनाव 3 चुनाव साथ होता रहा, इस बार महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं। देखिए अजीत जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि प्रधानमंत्री बोलते एक है और कथनी और करने में कितना फर्क है। लाल किले से तो सारे देश को ज्ञान दे रहे थे वो, एक वन नेशन वन चुनाव वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो चुनाव आयोग जो उनके बिल्कुल साफ दरबार में खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा होता है, उसको ये बोल नहीं पाए कि आप सारे चुनाव इकट्ठा करिए। हमको तो लगा तो 4 राज्यों के चुनाव इकट्ठा होंगे, झारखंड भी साथ में होता था। जब आप प्रीपोन पोस्टपोन कर सकते हो तो कर। 18 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा की मुदत खत्म हो जाती है, ऐसे में 18 नवंबर के पहले आपको चुनाव करने हैं। ये जो मुझे आशंका लगती है, जो मेरा सोच है इमीडिएटली, जो भी मेरा इमीडिएटली मेरे मन में आया वो ये है कि इन चारों राज्यों में जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, बीजेपी की हालत खराब है चारों राज्यों में। उसमें सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जहां बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता में वापस आना चाहती है। बीजेपी ने पूरे प्रभारी बदल दिए, सारी चीजें बदल दी, संघ की लगातार देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम लेवल पे संघ के साथ बातचीत चालू हो रही है, पुराने लोगों को साथ जोड़ने की बात हो रही है। जो लोग बोझ हो गए, हो सकता है उनमें से अजित पवार को ड्रॉप भी कर दे तो बड़ी बात नहीं होगी। ये सारे तैयारी की इसलिए हो गई है कि ये जो यदि वापस चला जाए महाराष्ट्र तो ये बहुत बड़ी हानि होगी बीजेपी के लिए। कई चीजें होगी, अडानी जी का भी बहुत स्टेक है वहां पे बॉम्बे में और बॉम्बे के आसपास महाराष्ट्र में, उसको भी हानि पहुंच सकती है। अब बात आती है हरियाणा पहले क्यों। देखिए, इन चारों राज्यों में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को लगता है, क्योंकि लोकसभा में भी देखिएगा आप, तो लोकसभा में ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगी इंडिया गठबंधन। 8 सीटें तो ऐसा लोग गिनवा रहे थे कि 8 सीटों पे तो इंडिया गठबंधन आना ही। बीजेपी ने बहुत रिकवर किया और रिकवर करते करते 5-5 का स्कोर कर लिया। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि हरियाणा में कांग्रेस टोटल डिवाइडेड हाउस है, केंद्र के कोई नेता उसको साध नहीं पा रहे हैं। बावरिया साहब ने पिछले सप्ताह बहुत प्रयास किया कि हुड्डा जी और शैलजा जी के बीच में
गैप कम हो, साथ में बैठे। शैला जी मान भी गई, हुड्डा जी भी मान गए थे। बात ये हो गई थी कि कुछ सीटें आपकी, कुछ सीटें इनकी रहेगी, कुछ 4-5-10 सीटें ओवरलैप होगी, वो दिल्ली तय करेगा। तो झगड़े नहीं करे, आराम से रहे, साथ में चले, एक दूसरे के खिलाफ न बोले। ये सारी बातें हो गई। ये सब बातें होने के बाद उसमें एंट्री होती है दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा को लगता है कि शैलजा को आगे आना, इसका मतलब उनका मुख्यमंत्री पद से दूर हटना। वो अपने आप को हरियाणा के मुख्यमंत्री मान चुके हैं। अब इसमें कुछ कोई कोई मतलब अभी गांव बसा नहीं और मांगने वाले आ जाते, वो स्थिति है कांग्रेस में। वो अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जबकि उनकी जो भी स्थिति है, वो 3-4 बार जो भी सांसद बने वो सब पिताजी के कल्याण कृपा से बने हैं ना। पिताजी इतना बड़ा बेस है उनका, लेकिन इसके बावजूद ये जो लोकल स्वार्थ है, जो अपने स्वार्थ है, उसके चलते जो चीजें हो रही है कि बावरिया जी भी थक गए, जो इंचार्ज है उनको भी लगता है कि उनके हाथ में नहीं, वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली को जरा भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का खुद का हाउस डिवाइडेड है। बीजेपी की इतने स्लीपर सेल कांग्रेस में बैठे हैं कि वो भी नहीं चाहते कि वहां हरियाणा में आ जाए। सपोज खुदा न खास्ता, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, यदि बीजेपी ने जोर लगा के एन केन प्रकरण वहां सत्ता हाथ में ले ली, तो हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद वो चुनाव की जीत का जो सेंटिमेंट है, वो महाराष्ट्र में 1-2% भी स्विंग करने में मदद मिल गया तो भी बहुत फायदा पहुंचाएगा। क्यों कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी बीजेपी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, प्रकाश आंबेडकर बीजेपी की बी टीम है, वो चलना लगा है। जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि मैं भी अपने लोगों को खड़ा कर रहा हूं, उससे किसका फायदा होगा? उससे फायदा इंडिया एनडीए गठबंधन का ही होगा। दूसरी तरफ स्वराज पार्टी है, वो भी अपना एक ताल ठोक चुकी है। वहां राजू शेट्टी है, वो भी अपना ताल ठोक चुके हैं। ये कई जो छोटे छोटे ऑपरेटिव पार्ट्स है, इन सबको एक्टिव कर दिया। ये सबको एक्टिव इसलिए कर दिया कि किसी हालत में इंडिया गठबंधन का वोट ब्लॉक धीरे धीरे हर आदमी 1-1% भी निकालता रहा, तो स्थिति ऐसी आएगी कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है। ये कैलकुलेशन के साथ सभी चल रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की जीत के सेंटीमेंट यदि 1% भी बदलाव ला पाए कि नहीं हरियाणा में वापस आ गए, अब फिर से वापस आ रहे हैं, वही तूती बोल रही है, किसान भी खुश है, ये सारी बातें बताने के लिए एक जगह होगी। अभी भाजपा के पास 240 आने के बाद कुछ भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो बता सके। सरकार तो बना ली, बैसाखियों की सरकार है, 2 बिल वापस ले लिए। आपकी की बात को मैं क्यों लेता हूं, मतलब आपको ये लगता है कि हरियाणा में बीजेपी को कांग्रेस की इनफाइटिंग की वजह से कुछ गुंजाइश दिखती है, इसलिए पहले हरियाणा को अलग रख के वाटर टेस्टिंग करना चाहती है, महाराष्ट्र में उसको गुंजाइश नहीं दिखती है, वो झटका मोल एक साथ नहीं लेना चाहती है, ये मान लें? बिल्कुल ये मान ले। और हरियाणा की जीत को महाराष्ट्र में सेंटिमेंट में बदलना भी चाहती है, ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि देखिए उपचुनाव भी नहीं हुआ, उपचुनाव में भी इसका मतलब ये डर है भाई, यूपी में 10 बिल्कुल उपचुनाव में भी जाएगा कि मोदी जी ब्रांड चल गया, तो फेल सीटर जो है वो 3 बार सोचते हैं कि अब मोदी जी, आप कह रहे थे कि सब कह रहे थे यूट्यूबर के मोदी जी गए, देखो मोदी जी कितनी ताकत से वापस आ गए। क्योंकि कोई भी जीत होगी वो मोदी जी के नाम पे होगी। नहीं किया ना, मैं तो कह रहा हूँ उपचुनाव की तारीख भी नहीं आई ना, तो वहां भी नहीं करेंगे। देखिए 10 उपचुनाव ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत मुहिम है, उससे सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन उसमें 2027 के लिए टोन सेट होगा। इतनी मेहनत करने के बाद, 30 मंत्री झोंकने के बाद भी, 2 महीने लगातार प्रयास करने के बाद भी यदि आपके नाक के नीचे से सारी सीटें ले गए, तो फिर ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी गलत होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये वाटर टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ये सेंटीमेंट चेक करने के लिए। और सब हरियाणा में हार जाते तो हारना तो सब दूर है ही, तो फिर देखा जाएगा, जैसा होता है वैसे चला जाएगा। लेकिन व्हाई नॉट टेस्ट एट वन पॉइंट, इसलिए, और इससे सिवा कोई कारण दिखता नहीं मुझे, और ऐसा कोई कारण नहीं है। अनुराग जी के पास जाऊंगा, एक काउंटर सवाल है अशोक। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव यकीनन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह रहे। बीजेपी 23 से 10 पर आ गई। ये अलग बात है कि उद्धव की सीटें कम आई, लेकिन टोटल अगर देखेंगे तो कांग्रेस, एनसीपी, अजीत माफ करें शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे के टोटल नंबर बहुत ज्यादा आ गए उस हिसाब से। तो क्या उनको ये डर सिर्फ है कि वो कैलकुलेशन, या कुछ एक थियरी आ रही है कि शिंदे, एनसीपी और बीजेपी, इनमें सीटों को लेकर भी कुछ रास्ता भी निकल नहीं पा रहा है, अचानक अनाउंसमेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो ये भी वक्त चाहते हैं कि वो सब आपस में पहले सेट करें। देखिए अजीत पवार तो हाशिए पे है। अजीत पवार को ये भी पता नहीं कितनी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ज्यादा खींच लेंगे तो आपने को ड्रॉप भी कर देंगे। अजीत पवार ने खुद ऐलान कर दिया कि शायद मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, ये खुद बोले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। और शायद हो सकता है मेरा बेटा जय, छोटा बेटा, वो लड़ ले यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने चाहा तो। क्योंकि अजीत पवार के सगे भतीजे, छोटे भाई के बेटे
युगेंद्र पवार अजित पवार के सामने शरद पवार की तरफ से ताल ठोक के खड़े। ये युगेंद्र ही है जिसने अजित पवार के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में सुप्रिया सुळे को लीड दिलवाया था। वो जगह अपनी जगह पे है, इसलिए वो छोड़ दीजिए। एकनाथ शिंदे ने अपने एमएलए को इकट्ठा करके बोला, आप मुंबई में और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस क्या बोलता है इस पे विश्वास मत रखो। मेरी सीधी बात हो रही है अमित शाह जी से। अमित शाह जी ने मुझे प्रॉमिस किया जो चाहिए वो मिलेगा, मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, आप सब सिक्योर हो, बस आप ताकत से लड़ो। ये एकनाथ शिंदे ने बोला। तो उनके यहाँ इतना प्रॉब्लम होगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जो मिला तो भला, ना मिला तो भला, ये स्थिति में अब अजित पवार है। नहीं, तब फिर एक सवाल है, फिर सवाल है कि फिर भाई देखिए 26 नवंबर शायद विधानसभा की मियाद है, शायद भाई अभी नहीं कर रहे हैं तो आपको नवंबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव तो करना ही है। तो आप 1 अक्टूबर की बजाय मान लीजिए 15 नवंबर को करते, 1.5 महीना आगे खिसका भी ले तो क्या हासिल कर लेंगे उस तरह से जो बहुत बदल जाएगा और बीजेपी के पक्ष में माहौल हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए 45 दिन में डूबते को तिनके का सहारा होता है। बीजेपी महाराष्ट्र में डूब चुकी है। यदि मेरा आकलन कहूं, मैंने पहले भी आप लोकसभा के टाइम पे आकलन किया था आपके चैनल पे, आज मैं करता हूं आकलन। यदि कल चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में तो बीजेपी 50 सीटों पे 288 में से समेट जाएगी और पुनः एनडीए का कुनबा अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर 75 क्रॉस नहीं करते। ये स्थिति है उनकी। बीजेपी काय पे बैंक कर रहे, अभी जो 103 पे है कर 50% हो जाएगी। 50% से भी नीचे सर, 50% पे भी 51-52 होते हैं। मैं बिलो 50 कह रहा हूं, जैसा बिलो 10 कहता था। तो स्थिति ये है, वो जानते हैं, लेकिन बीजेपी काहे पे खेलती है। देखिए परसेप्शन बनाने के लिए लोकसभा के चुनाव में जो सेगमेंट वाइज विधानसभा में जो हार जीत हुई है उसमें बीजेपी कहती है कि हम ज्यादा सीटें नहीं हारे हैं, हम बराबरी पे हैं। लेकिन लोकसभा के टाइम पे जो विधानसभा में जीत होती है, मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि लोकसभा में अजित पवार चुनाव हार चुके हैं अपने लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन मैं जानता हूं अजित पवार चुनाव लड़ेंगे तो वहां से जीत जाए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा बिल्कुल अलग होता है। इसी लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी के कैलकुलेशन ने बीजेपी का दिमाग खराब कर दिया बंगाल में, और वो सत्ता हासिल करने चले गए थे कि 18 सीटें आई, 18 की 5 इतना होगी और इतनी मिले तो सरकार में आ जाएंगे। ये शेख चिल्ली के सपने होते हैं। विधानसभा का मैंडेट अलग होता है, लोकसभा का मैंडेट अलग होता है। महाराष्ट्र में साथ के साथ बीजेपी जीत गई और एक बार बिल्कुल सर। तो महाराष्ट्र में एक बात बड़ी क्लियर है, महाराष्ट्र में इस सरकार के मतलब ये जो सेंटिमेंट अभी भी उद्धव के बारे में, शरद पवार के बारे में अभी भी सिंपैथी, और जिस हिसाब से अभी अजित पवार बैकफुट पे आ गए कि मैंने गलती करी, बहन के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए था, परिवार राजनीति नहीं लानी चाहिए, तो अब उनको समझ में आ गई। दूसरी तरफ जो बार बार डर सता रहे थे, क्योंकि कुछ स्लीपर सेल तो क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी हर पार्टी में होते हैं। तो शिवसेना भी एक सुब्रमण्यम स्वामी है जिनका नाम संजय राउत है। वो रोज मुख्यमंत्री हमारा होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा करके कहीं ना कहीं एक आपसी क्योंकि शरद पवार ने भी 2 बार स्टेटमेंट कर दिया कि मुख्यमंत्री का कोई मसला नहीं, बाद में देखेंगे। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन ये लगातार बोल रहे थे। आज उद्धव ने ये बोल के कि मुख्यमंत्री का कोई, आपके पास कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तो आप बता दीजिए। नहीं, उनने कहा कि आप कोई भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, नाना पटोले बना दीजिए, नाना पटोले आपके पार्टी से बने दे, शरद पवार अपने पार्टी से बना दे, एक पूरा शिवसेना साथ देगी, क्योंकि हम इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य बड़ा क्लियर है। उन्होंने बड़ा फोकस चेंज कर दिया और उन्होंने बाकायदा चीजें साबित कर दी, जिसके बाद ज्यादा सीटें होगी वो आपस में तय कर लेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं, वो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव में अभी भी बीजेपी को थोड़ा हरा दिख रहा है, और क्यों ना हो, बीजेपी में भी झगड़े हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बीजेपी में कल जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे तो एक बड़े कद्दावर नेता वहां पे घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा चाहे टिकट दे ना दे बीजेपी, और बीजेपी ज्यादा उसमें नहीं, अपने इसमें गर्मी में ना रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के टिकट बदलने पड़ेंगे, पूरा का पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा, आप उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाओगे तो सब हारेंगे। जो टोन उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद हुई वो चुनाव के पहले हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, नए उम्मीदवार ढूंढेंगे, रिप्लेस करेंगे, एंटी इनकम्बेंसी काटेंगे, टिकट रिप्लेस करके, बहुत जगह पे प्रयास हो रहा है। लेकिन जो चीज हो रही है वो है कि सत्ता खींचना कौन चाहता है, सत्ता हथियाना कौन चाहता है। सत्ता हथियाना चाहता है कांग्रेस, तो कांग्रेस को ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। आपको किले पर चढ़ाई करके किला कब्जे में लेना है। जो किले में बैठा है वो तो किला डिफेंड कर रहा है, उसके लिए तो लड़ाई आसान है। जो आक्रामक है, जो आक्रमण करता है, उसको ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। वो अभी एक दूसरे के खिलाफ ही आक्रामक है।
कल शैलजा ने बोला देखो अध्यक्ष जी मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाते। शैलजा किसका प्रचार करेगी? हुड्डा जी किसका प्रचार करेंगे? पार्टी के अध्यक्ष कौन है? और इस सब में एक रणदीप लोग हैं सुरजेवाला का भी एंगल है, तो भाई चलिए सर। हरियाणा नहीं हरियाणा में सुरजेवाला तो घोषित स्लीपर सेल है सर बीजेपी का। वो कब बीजेपी सिर्फ किसी कारण से जा पा रहे हैं। ये मेरे नहीं, एक मिनट, आपके चैनल पे मैं बोलता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत रिमार्क होते हैं, आपके नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको मानो ना मानो, मैं कोई भी मैं पूरे प्रूफ के साथ, पूरे ताकत के साथ और पूरे इसके साथ बोलता हूँ। और ये मैंने बात सिर्फ आपके सामने नहीं की, मैं राहुल गांधी जी से बात हुई तब भी मैंने ये नाम लिए थे, और मैं पब्लिकली नाम लेता हूँ, मेरे शोज में भी नाम लेता हूँ। जो बीजेपी के लिए काम करता है वो बीजेपी के लिए काम करता है, जो कांग्रेस के लिए काम करता है वो कांग्रेस के लिए काम करता है। ना हमें हुड्डा से कोई लेना है, शैलजा से लेना है, राहुल जी से लेना है, कांग्रेस से लेना है, चलिए सुरजेवाला से लेना है। हाँ नहीं ठीक है, आपकी राय है, आपका विश्लेषण है, हक है आपको। जरा अब अनुराग जी को शामिल करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनुराग जी। अनुराग चतुर्वेदी जी, आपसे भी पहली बात तो यही कि बीजेपी ने अगर जैसे एक जो विश्लेषण किया अशोक वानखेड़े साहब ने कि हरियाणा में बीजेपी को गुंजाइश देती है, महाराष्ट्र में थोड़ा वक्त चाहिए, जो भी उन्होंने कहा। अब आपसे समझना चाहेंगे कि अगर बीजेपी ने मतलब केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को सुटेबल लगता है कि महाराष्ट्र को थोड़ा देर से चुनाव महाराष्ट्र में हो, तो ऐसा 1.5 महीने में क्या बदल जाएगा? चुनाव तो नवंबर में करना ही पड़ेगा, 3rd वीक ऑफ नवंबर में, या कोई डर है जिसको मैनेज कर लेंगे 1.5 महीने में? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतने की कोशिश करती है, वो रास्ते में हथियार डालती नहीं है। तो ये उसी प्रक्रिया का है। जैसे कल जो महाराष्ट्र में जो लाडली बहना जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो स्कीम शुरू की गई थी, वो स्कीम के पहले पेमेंट जो है वो कल रिलीज हुए थे, और उसके बाद जो पेमेंट होंगे वो 1.5 महीने बाद होंगे। तो एक तरीके से जो जन कल्याण की तथाकथित योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 दिनों में घोषित की हैं, उनको लागू कराने के लिए उनको समय चाहिए, और उसको वोट के प्रचार के लिए भी कि ये हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वो शिराजा बिखर चुका है, उनका इकबाल खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से अजीत दादा पवार जो है वो, उनकी पार्टी भी अब तहस नहस हो चुकी है, वो पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका बेटा ही अभी पार्टी प्रमुख बन गया है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो अजीत दादा जो है उन्होंने एक तरीके से अपनी पार्टी अपने बेटे को सौंप दी है, जो कि बहुत एक तरीके से जैसे युवा होते हैं उस तरीके से थोड़ा सा पार्टी कैडर की चिंता नहीं करता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है। और जो प्रचार के लिए जिस उन्होंने एजेंसी को खोजा है, वो पंजाब में कांग्रेस के लिए और राजस्थान में भी अशोक गहलोत के लिए उसने काम किया था। उसने जिस तरीके के सुझाव दिए हैं, डिजाइन बॉक्स, हाँ, तो वो जो है वो अजीत दादा को कह रहा है कि आपको, हाँ, अजीत दादा को कह रहा है कि आपको इस तरीके की जैकेट पहन के 4 दिन रहना चाहिए, इस तरीके का काम करना चाहिए। तो वो अपने पुत्र के पिंक उनका पसंदीदा कलर है, पूरा ऐड पिंक में था, पिंक वहां भी पहुंच गया। वो जो कलर है वो अजीत दादा की पार्टी, जैसे अभी वानखेड़े जी ने कहा, वो हाशिए पे नहीं, मुझे लगता है कि वो उनके बेटे के कब्जे में आ गई है, और बेटा ही उस पार्टी को चला रहा है, जो बहुत ही आप कहिए कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भगा देने में सक्षम है, और वो किसी के साथ भी बदतमीजी करते हैं। और उनकी पार्टी को एक जो राजनीतिक जो चेहरा मिला हुआ था, क्योंकि अजीत दादा भी अब बारामती की जगह करजत से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। और शायद ये भी हो सकता है, आज संजय राउत ने एक बयान दिया है कि अजीत दादा को छोड़ के और बाकी जो लोग भी हमारी एनसीपी में आना चाहते हैं उनको पवार लेना चाहते हैं। असली बात ये है कि आप जरा एक मुकम्मल तस्वीर भी बताइए। तो अजीत दादा पवार ऐसे भी बहुत छोटी हैसियत रह गई, एक सीट जीत पाए। बारामती को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी कि मैंने गलती की है कि अपनी पत्नी को लड़ा दिया सुप्रिया सुले के अगेंस्ट। अब एक लार्जर पिक्चर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बीजेपी का डर क्या दिखता है आपको? भाई जैसे अशोक वानखेड़े ने कहा 103 सीटें पिछली बार मिली, वो कह रहे 50 से कम, मतलब 50% से कम। और उनका असेसमेंट मैं कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक
सही साबित हुआ, जो वोटिंग के दिन भी हमारे चैनल पर भी उन्होंने कहा, एग्जिट पोल के दिन भी कहा। नहीं, बात मुझे बात ऐसा लगता है कि अशोक जी की बात हाँ, से मैं सहमत हूं, लेकिन बीजेपी डर नहीं कर रही है। वो एक टाइम बाय करके अपनी कोशिशें, अपना जैसे 50 इन्होंने बताया है, तो 50 का 55 कर देना चाह रही है, 60 कर देना चाह रही है, क्योंकि मुंबई जो है वो एक कॉर्पोरेट का बड़ा क्षेत्र है, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबई के जिस तरीके से बेताज बादशाह बने हुए हैं, और अमित शाह ही प्रॉक्सी से मुंबई चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो मुंबई को नहीं खो देना चाहते हैं। और यही कारण है कि जितने अब भी दिन मुंबई कट अडानी जाए अंबानी का गढ़ भी है, आर्थिक राजधानी भी है, सारा माल मत्ता मुंबई में ही है। आर्थिक आर्थिक राजधानी से ज्यादा सबसे बड़ी बंबई की जो समस्या, जो लाभ की चीज है, वो स्पेस है, जमीन है। और उन्होंने हाँ, धारावी की बहुत बड़ी जमीन जो है वो अडानी जी दे को दी दी है। है। और हाँ, उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि अगर हमारा शासन आता है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देंगे। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए जो आज उन्होंने षणमुखानंद हॉल में जो आज एक सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ ये कहा कि मुझे नेता मत बनाइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ दिया जाए। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, और वो प्रचार, मुझे लगता है कि जो कैंपेन कमेटी है उसके सदर बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कई कोशिशों के बाद भी न तो शरद पवार टूट रहे हैं, न कांग्रेस में फूट पड़ रही है, और न उद्धव ठाकरे के जोश में कोई कमी आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो कई जो लोग हैं जिनको वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन कई उलट के भी जा रहे हैं। न केवल अजीत दादा, बच्चू कडू जो कि अमरावती से मंत्री भी रहे हैं, उनके विधायक भी हैं, प्रहार वो शरद पवार प्रहार से मिल रहे हैं। हाँ, प्रहार पार्टी जो है। तो ऐसा नहीं है कि हवा एक तरफ की बह रही है। अभी भी मुंबई में ज्यादातर कॉर्पोरेट का, और जन सामान्य से आप बात करेंगे तो वो ये कहता है कि उद्धव ठाकरे को आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जो लोकसभा चुनाव में जो हवा थी वो अभी भी बह रही है। और मैं इस बात की, इस थ्योरी को ज्यादा अशोक जी की को नहीं मानता कि हरियाणा की में अगर जीत हो जाती है तो उसका असर महाराष्ट्र पे पड़ने वाला है। महाराष्ट्र पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मराठी भाषी ने अस्मिता के लिए अपनी विधानसभा पे ज्यादा जोर लगाया है। लोकसभा में वो मोदी को सबक देना चाहते थे, जो उन्होंने दिया। और यहाँ अशोक पर अब जी जो का है, होगा मोरल बूस्टअप की बात होगी कि एक साथ नहीं सब जगह नहीं हारने की बजाय एक नहीं जगह नहीं नहीं अगर मैंने तो एक, नहीं नहीं हाँ, मेरा मेरा कहना ये था चतुर्वेदी जी कि एक वो जी परसेप्शन बनाने का प्रयास करेंगे, बनता नहीं। वो सोचेंगे कि इससे 1% भी फर्क पड़ गया। देखिए, अब आम्बेडकर को बार बार लाके कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। इस लोकसभा में तो आम्बेडकर का कार्ड भी फेल हो गया, लेकिन फिर इस बार विधानसभा में आम्बेडकर उतारेंगे वो। अरे 10,000 वोट भी नहीं, काटे तो भी लेकिन ठीक है, अम्बेडकर, क्योंकि देखिए क्या होता है, अम्बेडकर बहन मायावती जी जैसा स्थिति हो गई है, सब उनके बारे में बिल्कुल, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी तक हाँ, देवेंद्र फडणवीस की जो हालत है, उनको उनकी हालत जिस तरीके से खराब है, वो मुझे नहीं लगता कि उनको कभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके प्रतिद्वंदी विनोद तावड़े को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कभी उनके लिए कहा जा रहा है। आप देखिए कि आरएसएस के इशारे पे गडकरी कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का जीएसटी खत्म कर दिया जाए। तो ये जो उथल पुथल हो रही है, इसको हमें सामान्य नहीं मानना चाहिए। ये जो है, ये आरएसएस भी जो है वो अब मोदी शाह को महाराष्ट्र में से थोड़ा धक्का देने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लग रहा है लोकसभा का जो 240 वाला जो गणित था, वही महाराष्ट्र में संघ परिवार भी चाह रहा है, उनका नेतृत्व भी चाह रहा है। और ये चुनाव आयोग जो है वो पक्षपाती हो गया है। मैं आपको बताता हूं, अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता इंडिया गठबंधन के नेताओं ने साबित कर दिया, तो उनको जो ये 50 सीटें आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि अविश्वास जिस तरीके से पैदा हुआ है। और महाराष्ट्र के गांव में जैसे 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्याज के कारण हारे हैं वो लोग, कपास के कारण हारे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 250 करोड़ रुपए की सड़कों को आपने ठेका दे दिया क्योंकि ये एकनाथ शिंदे जो है वो एक केवल ठेकेदारों का और बड़े
बिल्डरों का प्रतिनिधित्व बन के आया है। जी मुझे लगता है कि अजीत दादा से ज्यादा इस चुनाव में शिंदे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। भारतीय जनता जी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले चुनाव टाल दे, क्योंकि उन्होंने, आपको मैं याद दिला दूं कि उन्होंने मुंबई महानगर पालिका के चुनाव कई साल से नहीं कराए हैं। अब उनके जो एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से जैसे बकरे की मां कब तक वो खैर बनाएगी। बनाएगी, खैर बनाएगी, इसमें तो ये उनकी इसमें हालत तो अशोक दिख जी, रही है। मुझे लगता नहीं कि अजीत वो जी, इसमें एक मैं अशोक जी, ऐड करूं, इसमें एक नहीं ऐड ऐड करता हूं मैं। करिए, उसी में नहीं, एक लाइन में सवाल भी ऐड कर देता हूँ, पूरा एक ही साथ हाँ, जवाब दीजिए। एक लाइन, एक सब सही उन्होंने कहा, टाइम बाय, वही मैं बार बार कर रहा था कि आखिर 45 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, टाइम बाय का भी जो परसेप्शन है वो उनका सरकार का, बीजेपी का परसेप्शन है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर ऐसा कुछ उतरने वाला नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ। आप कहते हैं कि लाडली बहना है, लाडली बहना, चलो ठीक है, आप दे रहे हो 1500 रुपए दे रहे हो, आपको लगता है कि हमने 2 महीने पैसे दिए तो लोगों का विश्वास लग जाएगा। लेकिन इस सरकार का रिकॉर्ड है, इस सरकार ने दूध के लिए 5 रुपए सब्सिडी अनाउंस करती, लीटर 5 रुपए लीटर, 2 महीने दी, उसके बाद गायब हो गए। फिर चुनाव नजदीक आए तो बजट में उन्होंने बोला, वित्त मंत्री बजट में बोलते थे कि जो 5 रुपए की सब्सिडी हमने अनाउंस की थी उसको हम जारी रखेंगे। तो दूध वाले बोले वो जारी रखेंगे, लेकिन 2 महीने के बाद दी कहां? तो बोले नहीं, अब आगे मिलेगी आपको, जो नहीं दी नहीं दी। और राणा बोल गया वहां पे अमरावती में, जो विधायक है और जो बीजेपी के साथ है, उसने कहा कि हमको यदि तुमने वोट नहीं दिया तो हम 1500 रुपए तुमसे वापस ले लेंगे। तो ये बातें ज्यादा फैलती है, लोगों का विश्वास नहीं इन पे। लोगों को पता है कि ये आज 1500 देंगे, कल देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन किसान की पत्नी को 1500 रुपए मिलने से वोट नहीं मिलेगा। वो किसान का माल, अभी सोयाबीन घर में पड़ा हुआ है, कपास को कीमत नहीं है, घर में आदमी पति आत्महत्या कर रहा है और पत्नी 1500 रुपए पे वोट देगी, ये कहां से सोचते? ये सरकार की हालत इतनी है कि 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है इस बजट में, 2 लाख करोड़ का, क्योंकि आपने 1,10,00,000 करोड़ का घाटा, उसके बाद 94,000 करोड़ का आपने अतिरिक्त डिमांड आपने की है, तो घाटा 2 लाख करोड़ पे पहुंच गया। 2 लाख करोड़ का घाटा जिस राज्य पे हो, इतना कर्जे का बोझ हो, वो राज्य एकाएक चुनाव आने के मुंह पे, जब चुनाव अभी अनाउंस होने वाले हैं, ऐसे में 75,000 करोड़ के काम के ठेके दे देते। कमीशन चाहिए, चुनाव के खर्चा चाहिए। अजीत जी, महाराष्ट्र में एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर का, नामी कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लेता, बेचारा जीवन से उठ जाएगा, उसने कहा कि कैसे परेशान है हम क्यों नहीं कमा पा रहे, कहां से देंगे इनको पैसे। उन्होंने कहा कि पहले कोई भी काम होता तो 3% होते थे मंत्री के, 3% डिपार्टमेंट के खर्चे के, 6% में काम हो जाता था। अब बोले 3% 3 जगह देना पड़ता है, 9% हो गए। डिपार्टमेंट के 3% खर्चे के 12% हो गए। तो मैंने बोला ये तो ऑटो का हो गया। बोले ऑटो के 3 पहिए है, ऑटो ड्राइवर भी 3% मांगता है। मैंने ऑटो ड्राइवर कौन? बोले गुजरात से मालवीय आके बैठा है यहाँ पे, वो बोलता है दिल्ली के लिए 3% चाहिए। बोला कुल मिला के 15% यदि मैं देता हूं तो मैं पागल हूं, 5% पे काम करूंगा? 15% इनके लिए, मतलब मैं काम इनके लिए कर रहा हूं क्या? मैं भी अपने 15% रखूंगा। तो जब 30% जाएगा तो 70% में ये ठेका पूरा नहीं होगा, इसलिए काम ही नहीं करना, जेल जाने से अच्छा है। महाराष्ट्र में 6,000 करोड़, ये 2 उदाहरण देता हूं, बस एक आखिरी। महाराष्ट्र में 6,000 करोड़ रुपए आपदा के लिए आए हैं, और आपदा में जो दिया है उसमें कोकण में 3,000 करोड़ रुपए खर्चा होने हैं। वो पैसा इसलिए है कि जो ऊपर के जो वायर है इलेक्ट्रिकल, उसको अंडरग्राउंड करना है, क्योंकि कोकण में यदि कहीं साइक्लोन वगैरह आता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक की सिटी खत्म हो जाती है। यदि अंडरग्राउंड हो गया तो बचती है। वो ठेके पिछले 3 साल से, मतलब वो 3,000 तो 3 साल से पड़े हैं, 3,000 इस साल आए, 6,000 हो गए। पिछले 3 साल से ठेके नहीं जा रहे केबल अंडरग्राउंड। क्यों? महाराष्ट्र में 10 लोग ये काम करने वाले, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं, जिस हिसाब से रिश्वत मांगी जा रही है। वो बोल रहे कि एक को बोला कि भाई ये हम कैसा करेंगे इतना पैसा देके? बोले केबल की कीमत बढ़ा दो। तूने कहा साहब किसी बात करते हैं, मैं आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यही केबल 3 जगह सप्लाई कर रहा हूं, एक केबल 60 रुपए मीटर से दूसरी जगह 600 रुपए मीटर से कैसा दे सकता हूं? मैं तो जेल जाऊंगा, इससे अच्छा मैं काम ही नहीं करूंगा। 6,000 करोड़ रुपए पड़े हैं अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं।
तो कुल महाराष्ट्र मिला में के 20,000 रिक्त पद है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ मिनिस्ट्री में। उसमें नर्सेज से लेके एक्सपर्ट से लेके एक्सरे ऑपरेटर से लेके सब। क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं है। ये 20,000 रुपए भरेगी तो तनख्वाह कहां से देंगे? ऐसी सरकार ये 1,500 रुपए कितने दिन देगी, सबको डाउट है। इन्होंने, मैंने क्या कहा, इनका परसेप्शन हो सकता है कि हरियाणा का हम वहां कैश करेंगे, नहीं होगा। इनका परसेप्शन हो सकता है कि 2 महीने लगातार लाडली बहना देने से हमको वोट मिलेंगे, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब लोगों ने मन बना लिया है इनको नमस्ते करने का। अब एक आखिरी सवाल अशोक जी, आखिरी सवाल कि क्या इंटरनल इन फाइटिंग भी प्रॉब्लमेटिक है महाराष्ट्र विकास अभियान के लिए? जो मैं अभी एमबीए की बात कर रहा हूँ। एमबी कहाँ? नहीं, वहां इंटरनल, देखिए 2 बातें बड़ी क्लियर है। मुख्यमंत्री की दावेदारी जो बयान, चाहे उद्धव ऐसे ही कहे, देखिए मैंने आपको फिर कहा, फिर कहता हूँ, का बयान या कांग्रेस का बयान के संदर्भ। नाना पटोले का बयान पहला कभी नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नाना पटोले को सबसे कमजोर अध्यक्ष मानता हूँ कांग्रेस का, लेकिन नाना पटोले ने कभी नहीं कहा हमारा मुख्यमंत्री होगा। शरद पवार ने कभी नहीं कहा हमारा मुख्यमंत्री होगा। जब निर्णय लोकसभा के आए उसके बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यहाँ छोटा भाई बड़ा भाई कोई नहीं है, सब समान भाई है। पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा कि यहाँ छोटा भाई बड़ा भाई कोई नहीं है, सब समान है। मुख्यमंत्री का इशू सिर्फ एक ही आदमी बार बार तुनतुना बजा रहा है, उसका नाम है संजय राउत। संजय राउत, ओके। संजय राउत, संजय निरूपण तो अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। संजय राउत, हाँ, उन्होंने अपना उधर ठेका इस बार लिया, उधर का ठेका है, बीजेपी का ठेका है उनके पास। वो ठेके पे चलने वाले पत्रकार कम नेता है। तो अब जो हुई स्थिति हुई है कि अब अकेला आदमी बोले जा रहा है। भाई नाना पटोले ने या शरद पवार ने 2 बार कहा कि ये मुख्यमंत्री पद का कोई इशू नहीं है, इस पे हम बात अभी नहीं हो रही है। लेकिन अब बात यहां तक आ गई कि ऐसी ही बातें उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं भी बोली। किसी जिले में जाते हैं कि यहां शिवसेना लड़ेगी, इस जिले में जाते बोले यहां शिवसेना लड़ेगी। तो जो कांग्रेस की सीट है वहां शिवसेना लड़ेगी, तो वहां लोकल जो कांग्रेस और शिवसेना का जो ब्लेंडिंग हुआ था लोकसभा में, वो फाइब्रिक टूटने पे आया। तो इसका मतलब कार्यकर्ता संजय राउत के बयान की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस बयान पे आज फुल स्टॉप लगा। आज जो मैच्योरिटी दिखाई उद्धव ठाकरे ने, ये बोल के कि मुख्यमंत्री का कोई लफड़ा नहीं है, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है, हमारा मुख्य लक्ष्य है कि इनको सत्ता से उतारना, ये बोल के उन्होंने अब संजय राउत को भी बोल दिया कि मत बोलो। वैसे भी संजय राउत को मीडिया हाइप देता है क्योंकि उनको बाइट चाहिए होती है। ऐसी जैसे सुब्रमण्यम स्वामी की कोई स्थिति नहीं, लेकिन हम सब दिखाते हैं ना सुब्रमण्यम स्वामी को, क्योंकि वो ऐसी स्पाइसी खबरें देते हैं, स्पाइसी बोलते हैं। तो वैसे ही वो लोगों के मन में, लोगों के बीच में उनका इतना इंपैक्ट नहीं है, ये वो सब जानते हैं। तो इसीलिए अब महाविकास आघाड़ी में कुछ नहीं। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं सीटों का बंटवारा जब होगा, जब सीटें तय होगी, तो कम से कम 10 या 20 सीटें ऐसी होगी जिस सीटों पे हो सकता है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो सकता है, उस सीटों को लेकर सबसे आखिर तक मीटिंगें हो, ये सब हो सकता है। क्योंकि शरद पवार जी ने ये जरूर कहा था कि लोकसभा में हमने ज्यादा सीटें दी कांग्रेस को, इसके मायने ये नहीं है कि विधानसभा में भी इसी अनुपात में देंगे। विधानसभा में बैठ में बात होगी और जिताऊ उम्मीदवार ढूंढे जाएंगे। यदि आपको यहाँ लगता है कि आपकी सीट है लेकिन यहाँ कांग्रेस जीत सकती है, तो आप दे दीजिए, कांग्रेस आपको दूसरी जगह कॉम्पेंसेट करेगी। ये सोच समझ के, क्योंकि इस बार सीट शेयरिंग में दिल्ली से भी रमेश चेन्नीतला है। रमेश चेन्नीतला जरा हार्ड टास्क मास्टर है और वो संगठन के आदमी तो जानते हैं और महाराष्ट्र समझ चुके हैं। वो लगातार मराठी, बाकी कांग्रेस की जो मराठी नेता है जो दूसरे राज्यों में है, डिप्यूटी मतलब दूसरे राज्य के प्रभारी है, उन्हीं को भी बुला बुला के लगातार पूछते रहते हैं जिले वाइज। वो पूरा नहीं, उनकी पूरी टीम पीछे वर्कआउट कर रही है। तो शरद पवार भी अपनी पूरी टीम के साथ वर्कआउट कर रहे हैं कि कौन सी सीटें कौन लड़ेगा, कैसी लड़ेगा, ये सारी इसमें वर्कआउट होगा। हाँ, 10-20 सीटों पे तो होगा। देखिए 3 अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों पार्टी में एस्पिरेंट है, तीनों पार्टियों में नेताओं ने जबान दी हुई है। तो कई बार अपनी जबान देने के लिए भैया लड़ लो, फिर अब क्या करो, लड़ लो। जैसे सांगली में कांग्रेस को बोलना पड़ा कि हम क्या कर सकते हैं। 2019 का चुनाव अलग अलग लड़े, आमने सामने लड़े, तो जाहिर है बहुत जगह दावेदारी होगी, उसको दावेदारी होगी, तो ऐसे एडजस्टमेंट होगी। तो लेकिन इसमें इतना बाय एंड लार्ज इतना मारामारी नहीं होगी, क्योंकि सबको मालूम है चुनाव जीतना है। तो ये सब अपने लेवल पे ठीक कर रहे हैं। चलिए, तो चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े, चूंकि सबकी दिलचस्पी यही जानने में है कि महाराष्ट्र में देर क्यों। अपने हिसाब से आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी और महाराष्ट्र का अब चुनाव होना है,
अभी तो हम मान रहे थे कि अनाउंसमेंट हो जाएगा और जल्दी होगा, लेकिन अब थोड़ा डिले हुआ। हम लोगों के लिए तो सही है कि हम अपने लोगों के लिए नहीं, मुझे तो यही लग रहा था, मुझे तो ये लग रहा था अजीत जी, मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे ऑफिस की टीम हरियाणा में जाएगी और मैं अकेला महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन अब लग रहा है कि हरियाणा में भी थोड़ा टाइम दे पाएंगे और महाराष्ट्र में भी पूरी टीम उतरेगी। मैं यही सोच रहा था कि मैं अकेले कहाँ कहाँ जाऊंगा, आप तो बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत लोग हैं, हमें तो नहीं मेरे पास अकेले नहीं, भगवान करे आपके जैसा बड़ा मैं हो जाऊं, कसम खुदा की। जिस दिन आपके जैसा बड़ा हो जाऊंगा उस दिन मैं सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा मेरे महाकाल को, ये मैंने आज बोल दिया। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।